बेटा कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जिला है, दुर्ग, बस्तर, छतरपुर जो है, ये लगभग छत्तीसगढ़ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ जिला छत्तीसगढ़ किस साल से अलग हुआ है, नहीं बताएगा कोई? अरे छत्तीसगढ़ किस साल से अलग हुआ है? हेलो, इतना टाइम क्यों लेता है? मध्य प्रदेश से आपका एक नया राज्य बना है छत्तीसगढ़, जैसे आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बस्तर डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, इस राज्य में एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, और इस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये ही इम्पोर्टेंट है, बैला टीला। बैला टीला ये एक पहाड़ी है। बैला टीला कोई माउंटेन नहीं है, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी में आपको जो है हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो बैला टीला पहाड़ी है। कभी कभी शायद एक नंबर का क्वेश्चन पूछा कि इसका नाम बैला टीला क्यों पड़ा है, तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा ऑक्स होता है, उस ऑक्स में जो उसका जो पीठ होता है, उसके ऊपर एक हम्प होता है ऊपर, जैसे ऊंट में होता है, ठीक उसी प्रकार से ऑक्स में भी हम्प होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बैला टीला का जो पहाड़ी है, उसको देखने पे लगता है कि वो हम्प बैल का ऊपर के जैसा है, तो हम लोग इसका नाम रख दिए हैं बैला टीला। तो बैला टीला में क्या है कि यहाँ पे आपको हेमेटाइट मिलेगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो हम लोग इससे स्टील को बनाने में इससे मदद मिलती है। मतलब कि इसमें जो स्टील को बनाने के लिए जो और लोहा के अंदर में जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी इसमें अवेलेबल है, जिसके कारण हम करते क्या है कि हम लोग इसका एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने कंट्री का नाम चुन के रखा है, और हम लोग उसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, और उस कंट्री का नाम है आपका जापान और दक्षिण कोरिया। जापान एंड साउथ कोरिया। तो अब आपको दिमाग लगाना है ये किस बंदरगाह से करेंगे? विशाखापट्टनम। अगर विशाखापट्टनम से करेंगे, वो क्या होगा? विशाखापट्टनम क्यों विशाखापट्टनम से करेंगे? क्यों करेंगे विशाखापट्टनम से? देखिए बेटा, मैंने पहले आपको थोड़ा देर पहले समझाया है, छोटी छोटी बात को समझिए। मैंने आपको पहले समझाया है कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य से सटे हुए, तो जो हमारा उड़ीसा है उसका भाग टच करता है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश के पास में एक विशाखापट्टनम पोर्ट है, और इस विशाखापट्टनम पोर्ट से आपको जो है जापान और कोरिया पहुंचना आसान है। क्योंकि हम सबको पता है कि जापान जो है वो एक आइसलैंड है, आपका उसमें 7 या 8 आइसलैंड मिलते हैं, तब जाकर जापान बनता है। और जो आपका कोरिया है, ठीक कोरिया भी आपका चाइना से बिल्कुल सटा हुआ, लैंड से सटा हुआ भाग है। तो हम लोग यहाँ पे जो है विशाखापट्टनम से हेमेटाइट आयरन ओर को भेजते हैं, और वहां से जो है हम लोग स्टील को जो है इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं आयरन ओर को, और वहां से स्टील जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैप में अगर देखेंगे, वर्ल्ड के मैप में, तो बहुत इजी है इसको समझना कि अगर वर्ल्ड के मैप में अगर देखें, सपोज दैट कि यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे है क्या कि आपका जो जापान है वो इसी जगह पे लाइज, ये टापुओं में बिखरा हुआ है जापान, और जो कोरिया जो है ठीक इसके पास में सटा हुआ है।
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो होता क्या है कि विशाखापट्टनम के रूट से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए आप पैसिफिक ओशन में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और ये जो सारा का सारा भाग देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन में ही लाइज है। तो यहाँ से कोई बैरियर ज्यादा नहीं मिलता और फाइनली हम लोग इसको यहाँ पे रीच कर देंगे, पहुंचा देंगे। और जो आपका बैलाडीला जो पहाड़ी है, वो बैलाडीला पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के सबसे लास्ट वाले भाग में आता है। सबसे नीचे साउथ वाले भाग में एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे आपको आपको मैप में दिख जाएगा कि वहीं पे आपका जो है बैलाडीला लाइज है। तो यहाँ से आसानी होता है हम लोगों को पहुंचाने में, इसीलिए हम लोग इसी पोर्ट का ज्यादा यूज करते हैं, ना कि उड़ीसा का और ना कि बंगाल का। वहां से अगर हम लोग काम करना चाहेंगे तो टिपिकल हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर यहाँ से करेंगे तो हमारा जाने का कम्युनिकेशन इजी पड़ता है। हम लोग इसीलिए इसका यूज करते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट का। ओके यस ओके सर। बेटा, यस तो सर। आप साइड में लिख लीजिए, पूछ देगा कि विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है। कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट से जो है किस कंट्री में हम लोग जो है हेमेटाइट या फिर आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जापान और दक्षिण कोरिया को करते हैं, ये कभी भी एक नंबर में पूछ देंगे। देन नेक्स्ट हम लोग तीसरा बेल्ट देखेंगे, थर्ड बेल्ट देखेंगे। जो हमारा थर्ड बेल्ट होगा उस बेल्ट का नाम होगा बेलारी, बेलारी चित्रदुर्ग, बेलारी चित्रदुर्ग, तुमकुर, तुमकुर बेल्ट, बेल्ट। चूंकि ये नाम से बड़ा अटपटा लग रहा है तो ये नाम जो है ये कर्नाटक को रेफर करता है, कर्नाटक को। और अगर कर्नाटक को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कहाँ पे मिलेगा तो कर्नाटक कर्नाटक आपको जो है वेस्टर्न घाट के पास में मिलेगा। तो पश्चिमी घाट के पास में इन सभी जगह पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि आयरन ओर को निकालते हैं। यहाँ पे कुछ बात समझने वाली है। यहाँ पे एक हम लोग का एक खान है पश्चिमी घाट में जिसका नाम है कुदेरमुख। कुदेरमुख नाम बिल्कुल बेटा दिमाग में बैठा दीजिए जब तक आप 10th पास नहीं कर जाते हैं। कुदेरमुख, तो जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बैलाडीला उसका आकार जो है उस पहाड़ी का, बैलाडीला का बैल के हम की तरह था इसीलिए उसका नाम बैलाडीला रखा गया। उसी तरह से कुदेरमुख ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। कुदेरमुख का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूछा हुआ कि कुदेरू का अर्थ क्या होता है। कुदेरमुख जो है वो कुदेरू शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कुदेरू का जो है अर्थ क्या होता है। तो कुदेरू का अर्थ ही होता है घोड़ा, घोड़ा। तो कर्नाटक का जो वेस्टर्न घाट है जो उसका सबसे ऊंची चोटी है कुदेरमुख, यहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर घोड़े के समान है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है कुदेरमुख। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो कुदेरमुख जो कर्नाटक में है, तो हम लोग इसमें करते क्या है कि यहाँ पे काफी लार्ज स्केल में आयरन ओर मिलने के कारण हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि इसको जो है हम लोग एक सलरी का यूज करते हैं। सलरी क्या होता है जरा इसको आप समझ लीजिए। सलरी, सलरी जो होता है इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन के जैसा वर्क करता है। इसमें बहुत बड़ा एक पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग जो है जो माइनिंग प्रोसेसिंग होता है उस प्रोसेसिंग से जहां पे हम इसको जमा करना चाहते हैं पाइपलाइन के थ्रू जो है हम लोग आयरन ओर को निकाल कर पाइपलाइन के थ्रू भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो वेस्टर्न का जो इलाका है वो काफी ज्यादा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग मोड को यूज ना करके हम लोग सलरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सल्फी का यूज करते हैं और जो आयरन ओर को निकालते हैं, तो यहाँ पे जो आयरन ओर को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी एक पोर्ट का यूज किया जाता है, बंदरगाह का यूज किया जाता है। और ये जो पोर्ट जो है इस पोर्ट को हम लोग कहते हैं मैंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट, ये नाम याद रखेंगे बेटा, मंगलोर पोर्ट। देखिए मंगलोर पोर्ट जो है आपको
बार 10th के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि मंगलोर पोर्ट को लोकेटेड कीजिए। जरा इस बात को थोड़ा गौर से समझ लीजिए जो हम बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। एक्चुअली क्या है जो इसको समझिए आप। अगर आप अपने मैप में देखेंगे जो आपका वेस्टर्न घाट है, बेटा, तो ये तो पार्ट हो गया महाराष्ट्र का, और ये पार्ट है गोवा, और गोवा से स्टार्ट होता है कर्नाटक, और नीचे का भाग है केरला। तो याद रखना है कि मंगलोर जो है गोवा के पास में नहीं है, प्लीज। मंगलोर जो है वो पार्ट गोवा के पास में नहीं है, बल्कि कर्नाटका के पास में है। और याद रखना है कि जो ये बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है मार्मा गोवा। ये नाम आपको याद रखना है, मार्मा गांव। लेकिन नाम से लगता है कि ये गोवा होगा, गांव वो है तो गोवा लोग समझ जाते हैं और उसको गोवा में टिक लगा देते हैं। तो प्लीज इससे आपको बचना है। ये मार्मा गांव है, ये कर्नाटक में है। तो आपसे दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कि आपसे पूछ सकता है कि मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, या फिर मार्मा गोवा पोर्ट कहाँ पे है। तो आपको ये देना है कि ये कर्नाटका में है, कभी भी गोवा के पास में नहीं जाना है, कृपया कर नहीं जाना है, बात को याद रखिए। तो हम लोग इस पोर्ट से जो है, हम लोग इस आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पे काम किया जाता है। देन नेक्स्ट एक इसका चौथा जो बेल्ट है, उस बेल्ट का नाम है फोर्थ नंबर में एक बेल्ट का नाम है जिसका नाम है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये पेटी जो है, बेल्ट जो है आपको महाराष्ट्र और गोवा के बीच में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है एक पहाड़ का हम लोग यूज करते हैं। तो इस पहाड़ को याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में, प्लीज इस बात को गौर से सुनिए, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रत्नागिरी। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रत्नागिरी। और रत्नागिरी में हम लोग क्या करते हैं कि महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, पहाड़ कर रहे हैं, एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रत्नागिरी, और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है रत्नागिरी। और इस रत्नागिरी से हम लोग यहाँ पे जो आयरन ओर है उसको निकालते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ का जो आयरन है उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं। तो ये पेटी हम लोग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहाँ से डिफरेंट मोड में यूज के लिए यहाँ से भी कंजप्शन करते हैं, निकालते हैं, और इस तरह से आयरन ओर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राइट, तो ये 4 पेटी का नाम याद रखेंगे, तो याद रहेगा बेटा? सर हाँ, सर फिर से क्या बोलिए ना सर। मैंने जो इसमें 4 पेटी में रिमेम्बर करने के लिए जो बोला है, याद करने के लिए, वो मैप वर्क है। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, मैप वर्क में ये क्वेश्चन पूछता है और ये कभी भी इससे पीछे नहीं हटा है, हर एक बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? पहला जो आपको याद रखना है बेटा कि बैला टीला, पहला जो आपको नाम याद रखना है बैला टीला, ये नाम आपको याद रखना है, किस लिए है। दूसरा आपको याद रखना है नाम कुदेर मुख, ये आपको नाम याद रखना है बेटा। दूसरा आपको याद नाम रखना है क्या? विशाखापट्टनम। ये आपको लोकेशन पूछेगा कहाँ पे है, इसलिए देख लीजिएगा मैप में कि किस जगह पे है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जान गए कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तो लगा दिए, नहीं 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 नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है विशाखापट्टनम। जो है आपको जो याद रखना है वो याद रखना है मैंगलोर। फिर मैंने आपको बताया कि नाम याद रखना है आपको मार्मा गोवा। ये सब चीज को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे जो मारमागोवा और मंगलोर जो है ये पोर्ट है, बंदरगाह है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करते हैं, आगे बढ़ाएं। यस सर। यस सर। ओके, कोई हमको बताओ तो कि हेमेटाइट में लोहा का फेरस आयरन का अंश कितना होगा, जल्दी। 50-60%। और जो मैग्नेटाइट होगा उसमें 87%। मैंने 87% लिखाया है, आपका बुक देता है 70%, लेकिन 87% उसमें मिलता है, ये थोड़ा सा याद रखें। देन आगे लिखेंगे, बाकी जो कुछ फैक्ट होगा हम लिखवाएंगे बाद में, नोट करने के बाद आपको हम लिखवाएंगे। देन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नीज के बारे में, पहला मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है स्टील के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, यानी कि हम सबको पता है कि आप जो है आयरन निकाल दीजिएगा, लेकिन आयरन से अगर आपको स्टील में कन्वर्ट करना है, आयरन को अगर स्टील में कन्वर्ट करना है तो आपको इस मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज की। और जब तक इस आयरन में मैग्नीज को मिक्सअप नहीं करेंगे तब तक आपका स्टील नहीं बनेगा, ये बात को थोड़ा याद रखें। तो इसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आज का जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में मोस्ट ऑफ देम लोग स्टील का यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टील को यूज करने से क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस चार्ज कम है, एक बार पैसा लग जाता है बट इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम है, क्योंकि आयरन को आपको बार बार पानी से बचाना पड़ता है, उसको कलर पेंट करना पड़ता है, पर मैग्नीज के साथ मतलब स्टील के साथ में वैसा कुछ नहीं है, ऑलवेज शाइन करता रहता है, देखने में सही रहता है, पानी का इसमें असर कम पड़ता है, तो आजकल लोग स्टील का यूज करने लगे। तो यहाँ पे एक बात और समझना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन क्या हैवी हो जाएगा या हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा? हैवी हो जाएगा सर। हाँ, आयरन में अगर जंग लग गया तो वो हैवी सर। राइट बेटा, बहुत सही। यस सर, हैवी। मुझको लगता है कि आयरन में जंग लग जाने के बाद जो है वो लाइट हो जाता है, तो आयरन में जंग लगने के बाद वो हैवी हो जाता है, लेकिन ये बात अलग है कि आयरन में जंग लगने के बाद उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मजबूती घट जाती है, ये बात को याद रखेंगे। इसलिए आयरन जो भी होते हैं उसको हम लोग को पानी से बचाना होता है, इसीलिए हम लोग उसमें पेंट कर देते हैं, ताकि उसमें जो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है आयरन के मॉलिक्यूल्स को खराब ना करे, इसीलिए पेंट लगाया जाता है, और कोई वजह नहीं है। देन आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि मैग्नीज का यूज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टील को बनाने में करते हैं, मैग्नीज का यूज और भी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, इस बात को भी थोड़ा याद रखना है आपको। फिर हम लोग जो है जो आपका पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो आपका मेडिसिन होता है, जो कीटनाशक दवाएं होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, जो आपका पेंट को बनाने के लिए इसमें यूज किया जाता है, तो ये इसका कुछ मेजर पार्ट है कि हम लोग इसमें इस ढंग में भी यूज करते हैं अलग अलग मोड में। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट में जो सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है, तो वो आपको जो है प्रोडक्शन के मामले में, मैग्नीज के प्रोडक्शन करने के मामले में जो आपका उड़ीसा है वो सबसे अव्वल है, उड़ीसा जो है वो सबसे अप लेयर पे है प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में। देखो बेटा, एक होता है स्टॉक, एक होता है कि जहाँ पे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा वहां पे रखा हुआ है, लेकिन वहां से हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एरिया होता है जहां से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा हमारा भारत का राज्य है जहां से मैग्नीज का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपका मेजर पार्ट है, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ये बात को थोड़ा याद रखें, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि दोनों का जो मिलने का परसेंटेज है बहुत ही कम है, मतलब कि 1% का ही
सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन मैग्नीज कौन करता है, तो उड़ीसा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देन आगे हम लोग का इसमें इंपॉर्टेंट एक फीचर्स आएगा। मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आपका जो बुक्स होगा उस बुक्स में जो है दिया हुआ है कि कौन कौन से लौहयस्क क्षेत्र हैं और लौहयस्क खान हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए बेटा। एक आपका दिया हुआ होगा आयरन ओर रीजन्स। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिए। आपका जो बुक्स होगा उस बुक्स में इंडिया का पॉलिटिकल मैप बना होगा और उसमें आयरन ओर रीजन। प्लीज गौर से सुने, आयरन ओर रीजन लिखा होगा और एक में लिखा होगा आयरन ओर माइनिंग। दोनों के शब्द में अंतर है। यहाँ पे इस माइनिंग से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। प्लीज यहाँ से प्रोडक्शन होगा और ये जो रीजन है वो क्षेत्र है, इसमें हम लोग आयरन को स्टॉक रखे हुए। मतलब कि यहाँ पे हम सभी जगह पे माइनिंग का पार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र से जो है हम लोग इस ओर जहाँ पे माइनिंग का प्रोसेसिंग लगाए हुए वहां से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। देन तो ये जो आपका बुक्स बना हुआ है उस बुक्स में आयरन ओर कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, आयरन ओर का माइनिंग कहाँ पे है, आयरन ओर का पोर्ट कहाँ पे है, ये जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो वो जो आपका फिगर वाला जो पेज है मोस्ट पीपीआई है, आप उसको जितने अच्छे से याद कर लेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको आगे ट्रबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन अब जो है हम लोग आपको इसमें इतना ही करना था। अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट होगा नन मिनरल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि नन फेरस। तो जो अभी तक हम लोग देख रहे थे फेरस, और अब हम लोग देखेंगे नन फेरस वाले पार्ट में। तो नन फेरस वाले पार्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें लोहा का अंश नहीं मिलेगा, आयरन मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा पार्ट है जिसमें आयरन नहीं मिलता है, मतलब कि वो नन फेरस के अंतर्गत में काउंट किए जाएंगे। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे आते हैं जैसे कि तांबा है, फिर आपका बॉक्साइट है, फिर आपका सीसा है, सोना है। तो ये सब चीज को हम लोग नन फेरस के अंतर्गत में काउंट करते हैं। देन यहाँ पे आपको समझना है